नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जीरूप सिंह ज्योग्राफी में। आज हम भारत में 3 उद्योगों को एक साथ चर्चा करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में पेट्रोल रसायन और ज्ञान आधारित उद्योगों को बहुत कम लिखा हुआ है, तो उसी हिसाब से बात करेंगे 12वीं के बेस पर ही। और एक और बात करेंगे चीनी उद्योग पर। भारत में सूती वस्त्र के बाद एक ऐसा उद्योग जो कि दक्षिणी भारत की ओर खिसका है, क्योंकि सामान्य तौर पर गन्ना से चीनी बनाते वक्त जो है उसमें शुष्कता जो है वो बढ़ती जाती है, तो इसलिए गन्ने को जल्द ही कारखानों तक पहुंचाया जाता है, चीनी मिलों तक पहुंचाया जाता है। परंतु दक्षिणी भारत में आर्द्र जलवायु या समुद्र के कारण होने के कारण जो है वहां गन्ने में सुक्रोज की मात्रा जल्दी घटती नहीं है। गन्ना उद्योग में अपशिष्ट भी ज्यादा होते हैं। अब इस अपशिष्ट यानी अगर आपके पास 100 किलो गन्ना है, 1 क्विंटल गन्ना है, तो उससे 12 से 15 या 17 किलो ही चीनी बनाई जाती है। तो आज इस डिटेल पर पूरी विस्तार से बात करेंगे। चीनी उद्योग, पेट्रो रसायन और ज्ञान आधारित उद्योग क्या है। सबसे पहले शुरू करते हैं चीनी उद्योग को। कृषि में भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग और चीनी के उत्पादन में क्यूबा, भारत और ब्राजील लगभग आगे पीछे प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर खिसकते रहते हैं। लगभग विश्व में ये चीनी के उत्पादन में लगभग समान ही रहते हैं। तो बात करते हैं चीनी उद्योग पर। यह भी कौन सा उद्योग है? कृषि आधारित उद्योग है। तो पहली बात, चीनी उद्योग कौन सा उद्योग है? कृषि आधारित उद्योग है। और कृषि में भी सूती वस्त्र के बाद दूसरा बड़ा उद्योग है। सूती वस्त्र के बाद दूसरा बड़ा उद्योग है चीनी उद्योग। और सामान्य तौर पर इन्हें उत्पादन क्षेत्रों के पास ही लगाया जाता है। चीनी उद्योगों को उत्पादन क्षेत्रों के पास ही लगाया जाता है। अब पास ही क्यों लगाया जाता है? क्योंकि हमने बात की कि जैसे जैसे चीनी उत्पादन यानी गन्ना उत्पादन क्षेत्र से दूर जाता जाएगा, उसमें शुष्कता की मात्रा क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। शुष्कता की मात्रा बढ़ती जाएगी। गन्ना बहुत जल्दी सूखता है, तो जितना जल्दी सूखेगा उतना जल्दी ही जो है चीनी उससे कम बनेगी। दूसरा, चीनी उद्योग के साथ कागज व गत्ता उद्योग, इसके अलावा डिस्टिलरी उद्योग, या इसके साथ आप एक और उद्योग कर सकते हैं, उसको बोलते हैं आजकल विद्युत उत्पादन के केंद्र। यानी इनसे जो कचरा होता है उसे जलाकर उससे बिजली का उत्पादन जो है वो किया जाता है। तो शुष्कता की मात्रा बढ़ती जाती है। इसके साथ 2 उद्योग सम्मिलित हैं। इसका भी बात ध्यान रखेंगे आगे। चलिए, भारत में जो आप चीनी देखते हैं, इस आधुनिक ढंग से चीनी बनाने का, आधुनिक ढंग से, वर्तमान में आधुनिक ढंग से चीनी का पहला प्रयास, चीनी का जो प्रयास है वो डच वासियों, डच कौन होते हैं? पुर्तगाल, नहीं, नीदरलैंड के लोगों के द्वारा किया गया। पहला प्रयास इन्होंने किया और ये भी 1840 के अंदर कहां किया गया? उत्तरी पश्चिमी बिहार में, उत्तरी वेस्ट ईस्ट नॉर्थ वेस्ट बिहार जो है वहां इसका प्रयास किया गया 1840 में। परंतु खासियत क्या रही? ये प्रयास असफल रहा। ये प्रयास क्या रहा? असफल रहा। तो डच वासियों ने पहला प्रयास जो है वो किया। उसके बाद में 1903 में बिहार के मढ़ौरा नामक स्थान पर, जो कि पड़ता है सारण जिले में,
जो कि पड़ता है सारण जिले में, बिहार के मडौरा नामक स्थान पर 1903 में अंग्रेजों ने भारत की पहली सफल मिल लगाई। अंग्रेजों ने पहली सफल चीनी मिल, पहली सफल चीनी मिल की स्थापना जो है वो की 1903 में देखेंगे बिहार के मढौरा नामक स्थान पर, जो कि सारण जिले में पड़ता है। इसके बाद 1931 तक आते आते भारत में चीनी की 31 मिलें होगी। 1931 तक आते आते भी 31 मिलें भारत में हो गई, जबकि 1937 तक आते आते भारत में 140 के आसपास चीनी की मिलें काम करने लगी। तो इतनी मिलें 1937 तक आते आते भारत में हो चुकी थी। अब हमने बात की कि लोहे इस्पात की तरह चीनी उद्योग भी कौन सा उद्योग है, एक वजन ह्रास उद्योग है, क्योंकि हमारे पास कच्चा माल कितना आता है, हम बात करते हैं नीचे कि एक टन गन्ने से 9 से 12 किलो चीनी बनाई जाती है, और बाकी सब जो होता है वो क्या होता है, वेस्टेज होता है। तो एक टन गन्ने से 9 से 12 किलो चीनी ही बनाई जाती है। इसलिए मैंने बात की कि इसे सामान्य तौर पर उत्पादन क्षेत्रों के पास ही लगाया जाता है। तो गन्ना जल्दी सूखेगा उतनी ही चीनी की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अगली बात कि अगर आपने गन्ना खेत से काटा है, गन्ने के काटने के 24 घंटे बाद इसकी पिराई जो है वो हो जानी चाहिए मिल के अंदर। परंतु भारत में बहुत से कारणों की वजह से चीनी जो है उतनी अत्यधिक मात्रा में उत्पादन नहीं होना जितना होना चाहिए। इसके पीछे कुछ सरकारी नीतियां भी हैं, किसानों को सही समय पर उसका पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि ज्यादातर चीनी जो उद्योग है वो उत्तर प्रदेश और बिहार का एरिया है। भारत का लगभग 60% चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश बिहार के आसपास से ही हो रहा है। तो आप अगर वहां देखेंगे हर ट्रेन स्टेशन के सामने लगभग आपको एक चीनी मिल देखने को मिलेगी, क्योंकि व्यापार के केंद्रों से भी उसका आयात निर्यात जो है वो पूरे भारत में आसानी से किया जा सके। परंतु वर्तमान में चीनी जो उद्योग है वो दक्षिणी भारत में खिसकता जा रहा है, क्योंकि दक्षिणी भारत में आर्द्र जलवायु के कारण, क्योंकि समुद्री किनारे लगने के कारण जो है गन्ना जल्दी सूखता नहीं है, इसलिए वहां चीनी के उत्पादन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। चलिए बात करते हैं गन्ने के प्रमुख उत्पादन की बात। अच्छा, वर्तमान में ध्यान रखेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से 2010-11 में भारत में चीनी की 662 मिलें हैं। चीनी की 662 मिलें हैं। अब चीनी उद्योग के उत्पादन या वितरण की बात करते हैं। कहां कहां से उत्पादन हो रहा है और कैसे कैसे वितरण या इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, इसमें भी हम स्टेट वाइज ही चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश जिले की बात सबसे पहले करते हैं। हमने बात की कि भी उत्तर प्रदेश और बिहार से भारत की 60% चीनी का उत्पादन हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश में जो सूती वस्त्र के केंद्र हैं वही ज्यादातर चीनी उद्योग के भी केंद्र हैं। तो इन्हीं पर डिटेल से बात करते हैं। पहले उत्तर प्रदेश में बात करते हैं उत्तर प्रदेश में क्या क्या प्रमुख केंद्र हैं। अब यहाँ दो प्रमुख क्षेत्र है। पहला क्षेत्र है गंगा यमुना दोआब। अब गन्ना क्या होता है, सामान्य तौर पर गन्ना एक वर्षीय फसल होती है, और मैंने अभी आपको बताया कि एक वर्षीय फसल से ये मतलब है कि पूरे साल भर चीनी की आवश्यकता लगभग भारत में पड़ती है। अब गंगा यमुना दोआब और दूसरा इसके साथ जो है इसका जो क्षेत्र है तराई क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र जो है वो प्रमुख है चीनी के उत्पादन के लिए। और यहां बात करें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये बड़े केंद्र हैं। इसके अलावा सीतापुर, फैजाबाद, गोरखपुर, बस्ती, एक और नाम भी बड़ा फेमस था, सीतापुर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया,
ये सब जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख चीनी उत्पादन के क्षेत्र हैं और भारत की लगभग 30 से 35% चीनी का उत्पादन जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से ही किया जाता है। चलिए दूसरी बात करते हैं महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र भी गन्ना और चीनी के उत्पादन में गन्ने व चीनी के उत्पादन में आगे है। महाराष्ट्र भी गन्ने व चीनी के उत्पादन में आगे है। इसी पर आगे बात करते हैं। अब मैंने बात की कि महाराष्ट्र जो है वो भारत के दक्षिणी राज्यों में है। यहाँ पैदा होने वाले गन्ने में सुक्रोज की मात्रा जो है वो ज्यादा होती है। सुक्रोज की मात्रा जो है वो ज्यादा होती है यहाँ पैदा होने वाले गन्ने में, क्योंकि इधर तट लगता है और गन्ना जल्दी सूखता नहीं है, इसलिए यहाँ गन्ने में सुक्रोज की मात्रा ज्यादा होती है, ध्यान रखेंगे। इसलिए चीनी का उत्पादन भी अधिक होता है। महाराष्ट्र की एक बड़ी खासियत बात है कि यहाँ चीनी की पट्टी मनमाड़ से लेकर उत्तर में मनमाड़ से लेकर दक्षिण में कोल्हापुर तक है। उत्तर में मनमाड़ से लेकर दक्षिण में कोल्हापुर तक पूरी चीनी की पट्टी जो है वो फैली हुई है। कहां? महाराष्ट्र के अंदर, ध्यान रखेंगे। और यहां लगने वाली लगभग 87 मिलें सहकारी सेक्टर की है, यानी जिसपे सरकार और निजी सेक्टर दोनों का ही प्रभुत्व है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। कुल 119 मिलें हैं महाराष्ट्र में चीनी की। कुल 119 मिलें हैं महाराष्ट्र में चीनी की। चलिए इसके अलावा अहमदनगर, कोल्हापुर, शोलापुर, अहमदनगर कोल्हापुर तो हो ही गया, शोलापुर, पुणे, सांगली, सतारा, ये सब बड़े केंद्र हैं महाराष्ट्र के अंदर सूती वस्त्र के। तो पहला राज्य जो था वो उत्तर प्रदेश था, वहां दो क्षेत्र थे, गंगा यमुना दोआब और तराई क्षेत्र। और महाराष्ट्र में मनमाड़ से लेकर कोल्हापुर तक पूरी पट्टी है। कुल 119 मिले हैं, 87 मिले सहकारी सेक्टर की हैं, बाकी अन्य नाम हमने नोट कर लिए हैं। चलिए तीसरे राज्य पर बात करते हैं जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में क्या प्रमुख है? तमिलनाडु में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होती है। प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होती है और ये भी दक्षिणी भारत में है, तो गन्ने में सुक्रोज की मात्रा यहाँ क्या होती है? ज्यादा होती है। गन्ने में सुक्रोज की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है तमिलनाडु के अंदर, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हम बात करें, यहां कोयंबटूर प्रमुख जिला है। कोयंबटूर सूती वस्त्र में भी प्रसिद्ध था, इसके लिए भी। इसके अलावा तिरुचिरापल्ली, वेलोर, ठीक है। इसके अलावा विल्लपुरम, ये प्रमुख नाम है। ये प्रमुख नाम है तमिलनाडु के अंदर। अब एक और बात, यहां सबसे लंबा पराई काल होता है। पिराई का काल सबसे लंबा होता है, लगभग 160 दिन। लगभग मिलों के अंदर जो है गन्ने की पिराई होती है इस एरिया में, क्योंकि मैंने बात की कि यहाँ प्रति हेक्टेयर उपज क्या है? ज्यादा। गन्ने का उत्पादन अधिक होता है, जितना गन्ना अधिक पिराई ज्यादा लंबे समय तक चलेगी और उत्पादन भी क्या होगा? ज्यादा। नंबर 4 पे बात करते हैं कर्नाटक स्टेट पे। कर्नाटक राज्य की बात करते हैं, क्या है? यहाँ बेलगांव, बेलारी, शिमोगा, यहाँ बेलगांव, बेलारी, शिमोगा, मांडव, बेलगांव, बेलारी, शिमोगा, मांडव प्रमुख एरिया हैं। इसके अलावा चित्रदुर्ग को भी ले ले, चित्रदुर्ग को भी ले ले, ये प्रमुख केंद्र हैं कर्नाटक राज्य के अंदर। आंध्र प्रदेश में 2 ही हैं, गोदावरी का एरिया विशाखापट्टनम और रोयलसीमा का चित्तूर।
आंध्र प्रदेश में गोदावरी का बेसिन, रायलसीमा का चित्तूर, ये सब प्रमुख एरिया हैं यहां आंध्र प्रदेश में। गुजरात में सर्वाधिक सूती वस्त्र की मिलें, चीनी की मिलें गुजरात में सर्वाधिक सूरत में है, सूरत में सर्वाधिक मिलें हैं चीनी की। इसके अलावा राजकोट, जूनागढ़, वलसाड़, प्रमुख एरिया हैं गुजरात में चीनी की मिलों के। ये हमारा प्रमुख बिंदु था कि चीनी का कैसे कैसे उत्पादन हो रहा है और क्या क्या प्रमुख बातें थी। समस्या क्या है, हमारे चीनी उद्योग को जो है वो हमारे भारत में क्या है, चीनी उद्योग के साथ गुड़ व खांडसारी उद्योग भी चल रहा है। गुड़ व खांडसारी उद्योग चलने के कारण चीनी उद्योग इसलिए कम है क्योंकि 50% गन्ना गुड़ व खांडसारी उद्योग में खपत हो जाता है। फिर भी हम इतने अधिक होने के बावजूद भी ब्राजील और क्यूबा से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ब्राजील और क्यूबा से क्या कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, क्योंकि वहां गुड़ व खांडसारी का इतना प्रयोग नहीं होता। छोटा पराई काल है हमारे यहाँ, मिलें रुग्ण हो चुकी हैं। छोटा पराई काल है, मिलें रुग्ण हो चुकी हैं। कुछ हमारे यहाँ विद्युत की समस्या जो है वो रहती है, मशीनें चल नहीं पाती, विद्युत समस्या से भी ग्रसित है ये उद्योग। इसलिए हम चीनी उद्योग में थोड़े से पिछड़े हुए हैं। चलिए, ये हमारे प्रमुख उद्योग था। कौन सा उद्योग? चीनी उद्योग। हमने बात कर ली क्योंकि दक्षिणी भारत में ये खिसक रहा है, किस कारण से खिसक रहा है वो सब बातें। अब भारत में अगले उद्योग पर बात करते हैं जिसका नाम है पेट्रो रसायन उद्योग। छोटा सा उद्योग है और कुछ एक दो तीन ही बिंदु है इसके अंदर। हमारी किताब से हम कुछ अलग भी देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हम पेपर में लिख सके। पेट्रो रसायन का मतलब है पेट्रोलियम से बनने वाले। तो इसमें प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? पहली बात तो कच्चा माल जो है वो पेट्रोलियम होता है, और इसमें आप कृत्रिम रेशे, पॉलीमर और प्लास्टिक, कुछ इस एक प्रकार की वस्तुएं जो है वो यहाँ बनाई जाती हैं। इन सब पर बात करते हैं कि पेट्रो रसायन उद्योग क्या है। और वर्तमान में जैव रसायनों की मांग बढ़ने से इस उद्योग में तेजी आ गई है। तो जैव रसायन उद्योग भी, जैसे जैसे जैव रसायनों का प्रयोग बढ़ रहा है वैसे वैसे पेट्रो रसायन उद्योग में क्या आ रही है? तेजी आ रही है। यहाँ दो तीन बातें हैं, पॉलीमर, कृत्रिम रेशे, पॉलिस्टर्स, उन सब पर डिटेल से बात करते हैं कि क्या क्या प्रमुख चीजें हैं। पहली बात तो बात मैंने कर ली, पेट्रोलियम क्या है? कच्चा माल। इसमें भी अगर मैं बात करूं अपरिष्कृत ईंधन, अपरिष्कृत ईंधन जो है इसके, और इससे कितनी वस्तुएं बनाई जाती हैं? इससे 4 वस्तुएं सामान्य तौर पर तैयार की जाती है। उनके 4 ग्रुप हैं। इसमें पहला ग्रुप किसका है? पॉलीमर का है। दूसरा ग्रुप इसके अंदर है कृत्रिम रेशों का, कृत्रिम रेशा। तीसरा ग्रुप इसके अंदर जो है वो है इलेक्ट्रोमर्स का, इलेक्ट्रोमर्स का ग्रुप है तीसरा। और चौथा ग्रुप जो इसके अंदर है वो है पृष्ठ संक्रियक का। इसको बोलते हैं, आप बोल सकते हैं सरफेसेंट इंटरमीडिएट, छोड़ दीजिए। अब हम इन 4 पर डिटेल से बात करेंगे कि क्या क्या इनका उपयोग है। पहली बात तो पेट्रो रसायन उद्योग एक नवीन उद्योग है, इसकी बात याद रखनी है। एक नवीन उद्योग है और वर्तमान में ये उद्योग तेजी से उभरा है। और इसमें तेजी से उभरने की मांग क्या है? सबसे पहले मांग है जैव रसायन में वृद्धि होना। कच्चा माल क्या प्रयोग में लाया जा रहा है? पेट्रोलियम या अपरिष्कृत ईंधन। वस्तुएं कितनी बन रही है? 4 बन रही है। पहली क्या बन रही है? पॉलीमर, कृत्रिम रेशा, इलेक्ट्रोमर्स और पृष्ठ संक्रियक। अब पहले बात करते हैं पॉलीमर की। पॉलीमर जो है
वो इथिलीन और प्रोपिलीन से बनता है। इथिलीन प्लस प्रोपिलीन से बनता है। इथिलीन और प्रोपिलीन से बनता है पॉलीमर। और इसका उद्योग, इसका जो प्रयोग है वो किस में किया जाता है? प्लास्टिक इंडस्ट्री में। प्लास्टिक उद्योग के अंदर इसको प्रयोग में लाया जाता है। पहली बात तो ध्यान रखेंगे, इथिलीन प्रोपिलीन से बनता है और किस में काम में लाया जाता है? प्लास्टिक उद्योग में काम में लाया जाता है। इसके लिए NOCIL की स्थापना की गई है। NOCIL क्या है? नेशनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंडस्ट्री लिमिटेड। नेशनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंडस्ट्री लिमिटेड। तो इसके लिए इसकी स्थापना की गई है NOCIL की, और इसकी स्थापना मफ्तलाल कंपनी ने 1961 में, मफ्तलाल कंपनी ने 1961 में जो है मुंबई में की। और एक बता दूं, ये ऐसे उद्योग को बोलते हैं नैफ्था आधारित। पेट्रोलियम से बनने वाले प्लास्टिक में नैफ्था आधारित उद्योग होते हैं। वह नैफ्था बेस्ड उद्योगों में आता है ये वाला तो एरिया था पहला, पॉलीमर वाला। याद रखेंगे इसको। इसके अलावा मुंबई, बैरोनी, ये सब चीजें हैं। दूसरा, कृत्रिम रेशे। आप वस्त्र उद्योग देखते हैं वर्तमान में, वस्त्र उद्योग में जो नया कृत्रिम रेशा चलता है जिसको आप सिंथेटिक बोलते हैं, जिसको आप सिंथेटिक वस्त्र बोलते हैं, उस धागे को बनाने में भी किसका प्रयोग होता है? प्लास्टिक में कृत्रिम रेशे का प्रयोग होता है। और इसमें दो प्रमुख हैं, एक नायलॉन और एक पॉलिस्टर। इसमें दो चीजें होती हैं, एक नायलॉन होता है और एक होता है पॉलिस्टर। आप धागा देखेंगे जब भी सूट वाला, उसके ऊपर लिखा होता है गट्टी के ऊपर पॉलिस्टर्स। तो नायलॉन और पॉलिस्टर वस्त्र उद्योग या सिंथेटिक धागे वाले जो बिंदु हैं। और ठीक है, इलेक्ट्रोमस जो है वो कृत्रिम डिटर्जेंट, सर्फ, डिटर्जेंट बनाने में काम में आता है। इसके अंदर प्रयोग में लाया जाता है इलेक्ट्रोमर्स को। और इसका उत्पादन जो है वो हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स द्वारा हो रहा है। हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स द्वारा जो है इसका उत्पादन हो रहा है। नैफ्था की हमने बात कर ली 1961 में। उसके बाद आगे बात करते हैं, अंतिम जो है प्रश्न संक्रियक। ठीक है, अब ये मुंबई में है। मुंबई में रसायन उद्योग के साथ चलने वाला एक चीज है प्रश्न संक्रियक। और इसमें आपको देखेंगे, इसमें पटाखे बनाने वाले, जैसे उत्तर प्रदेश में इसके केंद्र है पटाखा निर्माण के अंदर, ठीक है, और या यूपी में। इसके अलावा शिवकाशी आप ले लें तमिलनाडु में। शिवकाशी पटाखे बनाने के लिए भारत में प्रमुख केंद्र है, तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तो पटाखे निर्माण में इनका उपयोग में लाया जाता है। एक नया सा उद्योग है, एक नई सी बात है। पॉलीमर में इथिलीन प्रोपिलीन का कृत्रिम रेशा दो प्रकार का है, नायलॉन और पॉलिस्टर। वस्त्र उद्योग में आता है, ये प्लास्टिक में आता है। इसके लिए NOCIL बनाया गया है 1961 में। मफ्तलाल कंपनी ने मुंबई में नैफ्था बेस्ड एक प्रोग्राम है ये। और इलेक्ट्रोमर्स कृत्रिम डिटर्जेंट बनाने में, और हल्दिया पेट्रोकेमिकल से इसका निर्माण हो रहा है। कुछ एक और बातें हम जो कर लेते हैं, क्या क्या प्रमुख चीजें हैं। एक है, भारत में पेट्रो रसायन के अंतर्गत 4 बड़े केंद्र हैं। हमने एक तो बात करी थी, कुछ एक NCERT में 2-3 और लिख रखे हैं, उसके बात करते हैं। चलिए बात करते हैं। पहला, रासायनिक और 3 संस्थाएं कर रही हैं। पहली संस्था जो है, संस्थाएं बात कर लेते हैं। पेट्रो रसायन की 3 संस्थाएं बात काम कर रही हैं। पहली संस्था है IPCL, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। ठीक है, भारतीय पेट्रो रसायन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय पेट्रो रसायन कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
ये पहली संस्था जो है इसको लेकर काम कर रही है। ध्यान रखेंगे ये सरकारी सेक्टर की कंपनी है और पॉलीमर, रेशे और संक्रीक बनाती है। सरकारी यानी सार्वजनिक सेक्टर की है और 3 चीजों का निर्माण कर रही है, पॉलीमर, कृत्रिम रेशे और पृष्ठ संक्रियक। दूसरी कंपनी की बात करती है। दूसरी कंपनी जो है वो है पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, PCL। पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड ये दूसरी कंपनी है जो भारत में इन सबको बना रही है। ये क्या करती है, नायलॉन चिप्स और पॉलिस्टर का निर्माण करती है, यानी कृत्रिम रेशे का निर्माण कर रही है। नायलॉन और पॉलिस्टर का निर्माण करती है ये, ठीक है। और इनके केंद्र जो है गुजरात और वडोदरा में है। तीसरी हमने बात कर ली NOCIL की, नेशनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिमिटेड, 1961 में कहाँ लगाई गई, मुंबई में, जो सिर्फ और सिर्फ किसका निर्माण करती है, पॉलीमर का निर्माण करती है। जो सिर्फ और सिर्फ किसका निर्माण करती है, पॉलीमर का निर्माण करती है। चलिए, वर्तमान में भारत में लगभग 45 कंपनियां, 75 कंपनियां जो हैं वो इस काम में लगी हुई हैं। 75 कंपनियां जो है वो इस काम में लगी हुई हैं अभी। चलिए, इसके बाद बात करते हैं अंतिम उद्योग पर, जिसको बोलते हैं ज्ञान आधारित उद्योग, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ सूचना प्रौद्योगिकी का उद्योग आता है। और छोटा सा ये बिंदु है, ज्ञान आधारित उद्योगों में क्वेश्चन पॉइंट जो आता है वो आता है सूचना प्रौद्योगिकी का, और इसमें भी बड़ा जो केंद्र है वो है सॉफ्टवेयर निर्माण। सॉफ्टवेयर निर्माण का बिंदु, जो आप मोबाइल यूज करते हैं, जो आप लैपटॉप, कंप्यूटर या स्क्रीन देख रहे हैं, इनमें सॉफ्टवेयर ज्ञान बेस्ड जो प्रोग्राम है वो ज्ञान आधारित में या सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। और इसमें सबसे बड़ा केंद्र जो 2 उभरे हैं, एक तो है दिल्ली का गुड़गांव और एक कर्नाटक। और कर्नाटक में भी कौन सा केंद्र, बेंगलोर। कर्नाटक में भी बेंगलोर जो है वो बड़े केंद्र के रूप में उभरा है। ये सब अब वर्तमान में इसमें 2 प्रकार का, एक तो सॉफ्टवेयर का, दूसरा काम चल रहा है हार्डवेयर का। आप मोबाइल देख रहे हैं, स्क्रीन का बारीक पेज देख रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं, CPU देख रहे हैं, ये जो सब उद्योग है ये ज्ञान आधारित उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीनी, उसके अलावा जो हमारा बिंदु होगा कौन सा, पीछे हमने बात की पेट्रो रसायन, और ये सॉफ्टवेयर निर्माण यानी ज्ञान आधारित उद्योगों के प्रमुख बिंदु थे। हमारा एक ही बिंदु बच गया NCERT की किताब में 12वीं में, वो है औद्योगिक प्रदेश। अगली कक्षा में उन्हीं 8 पर बात करेंगे डिटेल से। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें।